हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लास। दोस्तों, हम लोग वन लाइनर जीके देखेंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी के बेस पर होगा, है ना। ये किरण का वन लाइनर सामान्य ज्ञान है, तो ये हम लोग देखेंगे, जो कि अभी बीपीएससी एग्ज़ाम और कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का, है ना। चलिए अभी हम लोग प्राचीन इतिहास देखेंगे, ठीक है। आइए इसका वन लाइनर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, ठीक। चलिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोग को अच्छा काफ़ी विजिबल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से माना जाता है, यानी कि ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं जी? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, है ना। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया है? तो सेलखड़ी। किसके? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? किस युग की है? तो कांस्य युग की है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, वे क्या थे? शहरी थे कि ग्रामीण? तो ये शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर जो था किससे बनाए जाते थे? तो वो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे कपास की खेती किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था जी? तो ये लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पे हुआ था? तो लोथल में हुआ था। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये मृतकों का टीला। क्या बोला जाता है जी? मृतकों का टीला, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बोलता है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा जी? तो किस नाम से पुकारा? सिंडन। हिंडन बोलना, हिंडन लिखा है, हिंडन या सिंडन, है ना। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और क्या सिंडन नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? जब हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चांदी के उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से, है ना। कहाँ से जी? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन के सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? जनरली लाल का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे कौन थे? एक तो दयाराम साहनी थे और एक कौन थे? रखालदास बनर्जी थे। कौन थे? रखालदास बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? कैसी थी सामाजिक पद्धति? उचित समतावादी था। कैसा था? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है जी?
कालीबंगा से। फिर वो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में है ना। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो गाय का नहीं हुआ है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये गुजरात प्रांत में सबसे ज़्यादा खोज हुई है। हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। उनके लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिलता है? युगल सावधान साक्ष्य का मिलता है कहाँ से जी? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है किस पे? संस्कृति पे आश्रित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आर्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी क्या? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारण क्या था? मृदभांड था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। क्यों भिन्न थी जी? तो इनके पास क्या थी? शहरी जीवन की सुविधा थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खोदाई, है ना। आगे देख चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है जहाँ पाए गए हैं क्या? बर्तन हो गया, जेवर हो गया, हथियार हो गया एवं औजार हो गया। ठीक है, चलिए आगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यों से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया है जी? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में है जी? गुजरात में है। हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था कहाँ? धौलावीरा में। कौन सा हड़प्पा नगर जो था ना 3 भागों में विभक्त था? ये धौलावीरा जो था 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं वैदिक सभ्यता। किसमें? वैदिक सभ्यता देखते हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या तो कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? तो ये तंबाकू था, है ना। उत्तर वैदिक काल के यानी कि वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? शुल्ब सूत्र। क्या था? शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था जी? तो शुल्ब सूत्र था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है जी? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये पशुपालन था।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है संगीत का? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन और ये प्रवर्तक, ठीक है। सांख्य, सांख्य के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। न्याय के गौतम थे। चार्वाक के चार्वाक थे। योग के पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रायन। वैश्विक कनाद थे। ठीक है ना। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु को माना जाता है। किन को माना जाता है? मनु को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आइए, ऊपर में तो नहीं है, नहीं ऊपर में नहीं है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। बोलता है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा? श्रीमद् भागवत गीता है। कौन सा? श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। क्या है? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है जी? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। कुल कितने सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्ति हैं। कुल कितने रचनाएं हैं? तो 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने रचनाएं हैं? तो 250 रचनाएं हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि के लिए कितने रचनाएं हैं? तो 200 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है जी? ऋग्वेद है। ठीक है ना। ज्ञान यानी कि वेदों की 4 संख्या है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीनतम कौन है? ऋग्वेद है। ठीक है। यत्री नाम है। यत्री किनका नाम है? ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वैद्य यत्री या फिर यत्री कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। इसमें अथर्ववेद नहीं है, इसको यत्री कहा जाता है या तो देवयत्री कहा जाता है। ठीक है ना। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामों उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है जी? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे, है ना। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त, जो पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोर उपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? कठोर उपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है जी? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये इंद्र। चलिए आगे देखते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? जो शुल्ब सूत्र है ये किस विषय से संबंधित पुस्तक? तो ये ज्यामिति से है। अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? वे पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पारुक्षणी नदी पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितना था? 1/6 था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में कहलाता है? ये ब्राह्मण युग कहलाता है। क्या? ब्राह्मण युग कहलाता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? वो केकई के शासक थे। वे कहाँ के थे? केकई के थे। ठीक है, केकई के थे। फिर
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठो उपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, क्या है? सांख्य दर्शन है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लोहा कहाँ से? अतरंजी खेड़ा। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा में, है ना। लोहे का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है जी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र यानी कि किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में, है ना। न्याय दर्शन को प्रचलित किसने किया? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं कौन? निष्क। निष्क हम लोग किसके लिए उपयोग करते थे? तो निष्क होता है आभूषण, स्वर्ण आभूषण के लिए, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग पतंजलि। यानी कि उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर, किस पे है? दर्शन पर है आधारित। पूर्व वैदिक यानी कि पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुख था, क्या? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये मंत्री परिषद था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र का। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये सांख्य है। कौन सा है जी? सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। इसका पता कहाँ से चला है? वैदिक युग से। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सा नहीं लाई गई थी जी? लुहार। लुहार गिरी, ठीक है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना कौन है? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसने दिया था? तो रामायण ने। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है सबसे मत्स्य पुराण है ना। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? काल है। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये विदथ था। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? यह उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। जादुई माया और वशीकरण किस में है? तो अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है निरीह जाति समूह को। किसे? निरीह जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में का सूचक है? तो ये कुंभा और कुंभा नदी, है ना। कुंभा नदी। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने।
अथर्व का अर्थ क्या होता है? जादुई पवित्र होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है जी? 16 है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे है? तो मीमांसा से है। किससे है जी? मीमांसा से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध एवं जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये लुम्बिनी है ना, लुम्बिनी में। वह आगतम बौद्ध सहित जो बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं के विषय में है उसे क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे? बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार है कौन सा है? नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे जी? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। किनके बीच में है? तो नागसेन और राजा मिलिंद पन्हो। महायान जो था ना, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पदपानी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। कर्म में और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों ही विश्वास करते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन बिहार में। कुंडल बिहार में, है ना। पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी का क्या था? यानी कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। कमल क्या था? जन्म का प्रतीक था। साँड़ क्या था? यौवन का प्रतीक था। घोड़ा से वे क्या किया था? घोड़ा पे बैठ के वे गृह त्याग गए थे। पीपल के नीचे उनको क्या होता? ज्ञान की प्राप्ति होता। शेर क्या था? समृद्धि का प्रतीक था। पद चिन्ह क्या था? वे निर्माण का प्रतीक था। और स्तूप क्या था? मृत्यु का उनका प्रतीक था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे जी? अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती है? अच्छा, ये जो देखे थे वो 4 को क्या थे? बूढ़ा देखे थे, रोगी देखे थे, लाश देखे थे और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में। बुद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन? विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। किसने किया था जी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ यानी कि त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? तो पाली भाषा में हुआ है। किस भाषा में हुआ है? पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं।
बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित कहाँ है? ये बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुआ था। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और क्षुद्र को बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है क्या? घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कपिलवस्तु में किया गया था। तो ये पूछा जाएगा कि भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ किया गया था? तो कपिलवस्तु में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे कौन थे? नागार्जुन थे। ठीक है। कौन थे जी? नागार्जुन थे। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासन काल में। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो ये पाली भाषा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, है ना। यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो अशोक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में, है ना। ये उसका है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर जी का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ये 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत क्या जोड़ा था? ये ब्रह्मचर्य जोड़े थे। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह जैन धर्म की महिमा है। ठीक है। आगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या तो सोलंकियों ने। सयातवाद सिद्धांत है किससे? जैन धर्म का है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाया? ये 14 पूर्व कहलाया। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? तो जैन मत से है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो बलवीर में हुआ था। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में हुआ? प्राकृत एवं अर्धमगही में हुआ है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संत प्रमुख होना चाहते थे? तो ये देवदत्त होना चाहते थे। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है किससे है? केवल वासुदेव से संदर्भित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौसाल थे। कौन है जी? मखली गौसाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा है? तो हिंद यूनानियों का अत्यधिक रहा है। ठीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं महाजनपद काल। ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका बोलते थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। किसने किया था जी? ईरानियों ने किए थे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? कुनिक अजातशत्रु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था? तो उदायन ने किया था। ठीक है। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर महान एवं पोरस की सेना ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये झेलम नदी के तट पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काल यानी कि पालिशकृत बर्तन को। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो गिरिब्रज राजगिर था, राजगिरी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदायन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध के कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी पर हुआ? तो 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत किस राजवंश का शासक था? तो ये नंदवंश का था। ठीक है। चलिए 6ठी ईसा पूर्व प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था कौन सा? मगध था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेशों से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेशों से एक नहर खोजी गई थी। कौन सा? कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों में अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, कौन था? डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? कौन? अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था? तो अर्धचंद्राकार। जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो अर्धचंद्राकार का था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति होता था। ठीक है। चलिए जैन संगति प्रथम चंद्रगुप्त
मौर्य के काल में पाटलिपुत्रा में हुआ था और अध्यक्ष उसके थे स्थूल भद्र थे। द्वितीय जो हुआ था 522 ईसा पूर्व में स्थल बल्लभी में हुआ था, जो कि गुजरात में, और उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे? देवधरी क्षमाश्रवण थे। बौद्ध संगति कुछ देख लेते हैं। बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासनकाल में, स्थान था राजगृह में हुआ था और अध्यक्ष उस टाइम थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था, शासक थे उस टाइम कालाशोक, स्थान था वैशाली और अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिनी। और तृतीय जो था 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था, स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? मोगलीपुत्र थे। चतुर्थ जो था ना 1ली सदी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवनल में और वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, चलिए यहाँ से महाजनपद है ना, कुछ महाजनपद है तो वो हम लोग देख लेते हैं पहले। प्रमुख जनपद, ठीक, मगध। मगध इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मगध, मगध राजधानी कहाँ? राजगृह या फिर राजगिरी। विशेषता क्या था? राजगिरी को गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था, जो कि पटना गया बिहार। अंग, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। आधुनिक भागलपुर को कहा जाता है। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला है, ठीक है। काशी, काशी कहाँ है? काशी वाराणसी में, ठीक है। शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वज्जी, वज्जी का राजधानी कहाँ? वैशाली, विदेह या मिथिला। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता, यह 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा आता है वज्जी में, ठीक है। कौशल श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश का है, जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ यमुना नदी के किनारे, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र, जो कि दिल्ली, मेरठ और उत्तर प्रदेश, हरियाणा आता है। चेदी, चेदी शक्तिमती है, बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। मल्ल, कुशीनगर पावा में है ना। देवरिया गोरखपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। अस्मक जो है ना पोतन, गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। अस्मक पोटली है ना गोदावरी में, तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र है। वत्स, वत्स का कहाँ है? कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। पंचाल, ऐच्छक या फिर कौम्पिल्य, रुहेलखंड के आसपास, बरेली, बदायूं उत्तर प्रदेश। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान के अलवर और भरतपुर एवं जयपुर के क्षेत्र। अवंती, उज्जैन या फिर महिष्मती, मालवा के आसपास के क्षेत्र। गंधार, तक्षशिला या फिर पुष्पकलावती, आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। सूरसेन, मथुरा, मथुरा, ठीक है। कंपोज, जो कंबोज राजपुर श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, ठीक, ये पाकिस्तान में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मौर्यकाल अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। मौर्यकाल, मौर्यकाल जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ठीक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य की प्राचीनतम मुद्रा क्या था? तो ये पन था। क्या था? पन, ठीक है। चलिए, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था जी? कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं। कौन थे जी? विशाखदत्त हैं। वह व्यक्ति कौन था जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? कौन था? चंद्रगुप्त, सॉरी अशोक के देव नाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? अशोक को। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये बौद्ध को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो ये चाणक्य ने मदद किया था। सांची किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण है? तो ये बौद्ध का। चलिए आगे चलते हैं। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी थी। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी? कारुवाकी है ना। चलिए, अशोक ने
अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया था? तो मगधी का प्रयोग किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला था? तो राजनीतिक पहलू पे, है ना, राजनीतिक नीतियां पे प्रकाश डाला था। चलिए आगे देखते हैं। सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची के स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है। बराबर यानी कि गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया गया था? तो आजीविकों के लिए किया गया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था? तो यह रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता, साबित होता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था कौन सा है? भारभू स्तंभ। कौन सा है? भारभू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन है चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंद वंश यानी कि नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश के शासन था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या कहलाता है? इंडिका। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था? प्राकृतिक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था। किसके शासनकाल में डेमिकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होते हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा के। ठीक। चलिए कुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्रा का। किसने सही गुणता, उदारता और करुणा के त्रिविधीय आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रियदर्शनी की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ये कब पढ़े थे वो भी मैं इसमें दिया हुआ है। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है। उन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी का उत्चयन किया था। ठीक है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भारभू स्तंभ में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट थे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कौन सा? कलसी। कलसी में। कहाँ? कलसी में। सांची के स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे?
तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? ये मेगास्थनीज की उक्ति है। ठीक है, चलिए। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुढ़ पुरुष कहा जाता है। अशोक का समकालीन तुर्मै, जो अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 15 अधिकरणों में विभक्त है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? जो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है क्या? दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के यानी मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत्तम शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो खरोष्टी भाषा का प्रयोग हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य ने किया है, शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक। और किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मौर्योत्तर काल, जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक। ठीक, ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम देखते हैं। बोलता है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया था? तो पुष्यमित्र ने। कन्नड़ या फिर कान्हा वंश की स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव ने। सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण यानी कि पतंजलि किसका समकालीन है? तो पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा शिलालेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? तो कडफिसेस टू ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा। किनके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा। ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कौन सा? बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोमन किस के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिल और चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत और ग्रीक का। किसका है जी? भारत और ग्रीक का। रोम साम्राज्य के अनुसरण किस वंश शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाणों ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। यानी कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? तो कन्नौज ने। किस चीनी
किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को कौन चीनी जनरल ने हराया था? तो पेन चाओ ने। कौन हराया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन हराया था? पेन चाओ ने। ठीक है, पेन चाओ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। बोलता है कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृति थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गंधार। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। किसका है जी? पेशावर का। चरक किसके राज्य में चिकित्सक थे? तो कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाए? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ किया था? तो ये सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने, है ना। चलिए, भारत के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ करवाया? तो कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किसके सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महानतम शासक कौन था? खारवेल था। बुध का जो बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क का। कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकलन हुआ है। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकलन मिलता है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईसा सन। अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो कुषाण के काल में। बाल विवाह कुषाण के काल में। जो कला शैली भारत और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गंधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ? अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था। किसके क्षेत्र में था जी? विधि के क्षेत्र में था जस्टियन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह संगम, सातवां संगम काल। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए वे विख्यात था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे है? व्याकरण काव्य से। किससे है जी? व्याकरण काव्य से। आगे बोलता है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये पांडव। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी कि पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सेन गुटुवन था। कौन? सेन गुटुवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है।
कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो तोलकापियम। मुजरिस जो है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो ये चेरो का, ठीक है, चेरो का है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के हृदय स्कंद और कार्तिकेय के? संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शिल्पादिकारम को कहा जाता है। चेर वंश के शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर था। कहाँ था? केरल पे था, ठीक है। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटुवन था। कौन था चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटुवन था। चोल वंश का प्राचीन शासक कौन था? करिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? उरायूर था। तोलकापियम की रचना किसने की थी? तो तोलकापियर ने की थी। चोल वंश में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? जो चोल वंश में, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनरम। पांडवों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में थे। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? तो विद्वानों से संबंधित है, ठीक है। स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलाई को कहा जाता है। पुहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया था? तो करिकाल ने किया था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के से दृढ़ है? तो स्कंद और कार्तिकेय का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। संगम, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। प्रथम संगम स्थान है मदुरई, द्वितीय कपाटुपुरम में और तीसरा मदुरई में। प्रथम अध्यक्षता किसके? प्रथम संगमों का आयोजन जो होता था अति अगत्यार यानी कि अगस्त ऋषि, दूसरे में भी अगस्त ऋषि और तीसरा नकीकर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गुप्त वंश गुप्त काल 319 ईस्वी पूर्व से लेकर 540 ईसा पूर्व तक। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल और गणितज्ञ था? कौन था? आर्यभट्ट था। गुप्त शासकों की जो कि सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वह कौन था? स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो गुप्त कला से। कवि कालिदास किसके कवि जो थे कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है जी? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? नालंदा था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? गोल्डन एज, ये गुप्त काल को कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश के शासक था? तो वाकाटक वंश के था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज्य कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोपम कहा गया है? किसमें कहा गया है जी? शकोपम किसको? स्कंदगुप्त को।
कहोम स्तंभ लेख में फाहियान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा था? फाहियान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन का क्रम। धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न थे में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो था किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा था? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्मित गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 और 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत जो था 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो गुप्त काल में दिए थे। दिल्ली के महरौली के कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्रगुप्त की स्मृति है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था कौन? अग्निमित्र था। अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? तो गुप्त काल में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार जो है ना विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है जी? भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वे कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। यानी कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन थे? स्कंदगुप्त थे। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। कौन सा राज्यवंश हुनों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये बाघ या धार में, बाघ या फिर धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 350 ईस्वी में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ कब से? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादिक प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? कुमार संभव था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। गुप्त राजा जिन्हें विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वे कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? तो ताम्रलिपिक से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थी
अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन थे जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये आर्यभट्ट थे। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। तांबे का सिक्का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त थे। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो गया? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए यहाँ से अब शुरू करते हैं। ठीक, चलिए। कालिदास कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय गुप्त युग को ही दिया जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। कौन थे जी? विष्णु थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में हुआ था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी क्या? 1/6 था। ठीक है, कितना था? 1/6। आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं गुप्तोत्तर काल में। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिनी द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने किया था, प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। वानभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे जी? तो हर्षवर्धन के। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो 14 साल रहा था। कितने साल रहा? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आग्रगमन को रोका किसने? पुलकेशिनी द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कनौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? वानभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो प्रयाग में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 606 में हर्ष संवत। ठीक है। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा नगर था। चलिए, कवि वानभट्ट निवासी था किनके? थानेश्वर का। कवि जो था वानभट्ट निवासी था कहाँ का? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कहाँ? कनौज एवं प्रयाग में। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शनी नाटकों का नाटककार थे कौन? हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो यह हर्षवर्धन ने ही पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सियुकी की रचना। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कौन था? हर्षवर्धन था। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। किस चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है? इसका तुल्य वंश क्या है?
634 है। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो इसे ईस्वी सन में 556 + 78 जोड़ देंगे तो 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? तो कलहन की पुस्तक में निहित है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज स्थानांतरित किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर भारत में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तो प्रयाग था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिनी द्वितीय ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यिनतु है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कन्नौज था। चलिए आगे देखते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? एक तो है जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में, ये 4 है। चलिए प्राचीन भारत का विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या? बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियाँ। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का। किसका जी? पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित हैं। नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस को। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। वह अंग्रेज कौन थे जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साक्ष्य थे शिकार। किसका चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चाल्को एथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। स्वप्नाभास गत्ता के लेखक कौन थे? भास थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है? तो मिलिंद पनो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। क्रो-मैग्नन मनुष्य है। ईसा की प्रारंभिक सदी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मणी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया हुआ अनाज क्या है? चावल है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रनामन के अभिलेख से मिलता है। ठीक। कौन सा बंदरगाह जो है पोडोको नाम से दी पेरिपेल्स ऑफ एरिथ्रेयन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात है? कौन? अरिकमेडु। चलिए आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं, है ना। चलो, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया?
किससे बना है? तो संगमरमर से बना है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म की मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राजपूतों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। ठीक। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने। किस मंदिर को काला पगोड़ा कहा जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा प्राचीन भारत का टोटल जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था वो मैंने करवा दिया। ठीक है, चलिए ये रहा सारा मैंने करवा दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय। चलिए अगले हम लोग मिलेंगे मध्यकालीन भारत में। ठीक है, कल मिलेंगे। चलिए।